हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज का जो वीडियो है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दो साइड हैं, एक है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की और एक है यूएस का। अगर हम लोग देखें तो एक स्कैरी पिक्चर है यहाँ पे, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम लोग चलते हैं क्रिप्टो के बारे में। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो चीज़ें हमें अच्छी दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल मैंने बोला आपको कि यहाँ से क्रैश हो सकता है, पर ठीक है 20-22 हज़ार तक हम लोग जाएंगे, पर वहाँ से रिवर्सल के पूरे आसार हैं। तो अगर मैं अगले 7-8 महीने में देखता हूँ तो क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। क्या होने वाला है, ETF के बारे में हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं वो काफ़ी हद तक जो चांसेस है वो है कि वो अप्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज़, बिटकॉइन का हाविंग आने वाला है। भाई हिस्ट्री रही है वहाँ से भी, और एक साइकिल रही है 4 साल की। वो 4 साल की साइकिल 24 से स्टार्ट होगी, तो 24-25 में एक उम्मीद है यहाँ पे कि मार्केट बहुत अच्छा शेप जो है यहाँ से ले सकता है। हम लोग जहाँ पे आज हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिडिक्शन हो रहे हैं, कोई $1 लाख बता रहा है, कोई $5 लाख बिटकॉइन का प्राइस 2025-26 तक लाने के बारे में जो है बता रहा है। तो एक साइड तो ये है यहाँ पे। दूसरी जो साइड है वो थोड़ी सी अजीबो गरीब है यहाँ पर, उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन के प्राइस पे जो है यहाँ पे पड़ सकता है। तो एक बार पहले छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसको कवर करते हैं और उसके बाद वो जो बड़ा वाला जो पिक्चर है ना उसकी तरफ हम लोग आते हैं। तो पहली चीज़ तो बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। तो बिटकॉइन का जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 27,900। तो कल ना हमने बड़ा पंप डंप होता हुआ देखा। 28,000 का मार्क हम लोगों ने देखा और उसके बाद 27,100 का मार्क यहाँ पे देखा। और वो सब क्यों रहा? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा था वो यहाँ पे निकल के आया, और जिस डेटा के बाद हमें ये सब चीज़ें होती हुई दिखाई दी। ये डेटा ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। क्यों होने वाला है वो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे बताता हूँ। देखो, यूएस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं करंटली, तो अभी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इशूमेटिक चल रही है, मतलब ख़राब चल रही है यहाँ पे। पर कल यहाँ पे जॉब का डेटा आया। जॉब का डेटा मतलब ये आया कि जो जॉब्स हैं, लोगों को जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा मिलने लगी हैं। तो एस्टिमेशन जो था उससे काफ़ी बड़ा वो नंबर आया, और करीब 3,36,000 जो यहाँ पे सितंबर के मंथ में ये आया कि इतनी नई जॉब जो है वो मार्केट में क्रिएट हुई हैं, जबकि एक्सपेक्टेशन 2 लाख से भी कम था। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूँ, और ये चार्ट मैंने कल रात को टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। अच्छा, इसके अलावा जो आर्ली अर्निंग है वो भी बड़ी है, और जो मंथली जो चीज़ें हैं वो कुल मिला के सब बड़ी हैं। और ये वो चार्ट है। अगर आप इस चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो भाई जनवरी के बाद ना ये दूसरा नंबर आया है बड़ा वाला यहाँ पे। और इवन अगर आप लास्ट ईयर का भी देखेंगे ना, तो उससे भी काफ़ी बड़ा जो नंबर यहाँ पे है। मतलब भाई यूएस का जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छा शेप यहाँ पे ले रही है। अच्छी शेप का क्या मतलब है? अच्छी शेप का मतलब ये है FOMC की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। क्यों भाई? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो क्यों इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा? जब लोगों को जॉब ज़्यादा मिल रही है तो क्या दिक्कत है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में? देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में यही तो प्रॉब्लम है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोगों के लिए दिक्कत होती है, पर जब नई जॉब आ रही है सामने, लोगों को नौकरी मिल रही है, वो रुपए कमा रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट क्यों ना बढ़ाया जाए? इसलिए मैंने ये लिखा था कि एक ऐसे टाइम पे ये इंटरेस्ट रेट लाया गया है ना जो मास्टर स्ट्रोक था यहाँ पे। क्योंकि अगर ये डेटा खराब आएगा तो आप कैसे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे यहाँ पे? तो पहले तो मुझे नंबर जो था मैनिपुलेटेड लगा यहाँ पे, कि नंबर को लेके आया गया है खाली, और वो इसलिए लेके आया है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी एक और चीज़ थी, ये मैंने परसों शेयर की थी, और वो ये था, इंपॉर्टेंट है समझना वहाँ भी, कि एक और बैंक है मेट्रो बैंक। जो डॉज और शिबा है ना, उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। एक एक दिन में 28 से 30% जो है बैंक्स के जो शेयर हैं वो गिर रहे हैं। इतना तो मेरे को याद नहीं शिबा इनू भी कब गिरा था। डॉज भी जो था एक दिन में 30% यहाँ पे कम गिरा था। स्टिल हम बोलते हैं कि भाई बिटकॉइन जो है वो तो स्कैम है और बैंक्स जो है वो किंग है यहाँ पे। अगेन एक एग्जाम्पल है आपके सामने यहाँ पे। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये पिक्चर है यहाँ पे। इस पिक्चर से पहले ना आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेंगी, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, यूएस के बारे में जब आप बात करते हो, या अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं, या आप कभी वहाँ गए हो, या आपके जान पहचान का कोई जना वहाँ रहता है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि यूएस का ना
एक अलग कल्चर रहा है। वहाँ का कल्चर हमेशा से रहा है स्पेंड करने का। लोग सेविंग इतनी नहीं करते, लोगों की जब सेविंग हो जाती है तो वो उसके बाद उसको और अच्छे से स्पेंड करते हैं। कुल मिला के अगर मैं इंडिया से कंपेयर करता हूँ तो हमारा बहुत सिंपल रहता है कि भाई सेविंग करो और बच्चों के लिए सेविंग करो। और ये कल्चर भी ना इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। अगर मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँ तो वो बोलते हैं यार तुम लोग रुपए बहुत खर्च करते हो। उनकी जनरेशन सेविंग पे भाई ज़्यादा रहती थी, हमारी जनरेशन अब स्पेंड करने लगी है। तो कल्चर ना धीरे धीरे यहाँ पे भी वही आ रहा है, पर उस लेवल पे नहीं आया जिस लेवल पे वहाँ पे चलता है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रीज़न था वो ये भी रहा था कि जो गवर्नमेंट थी उसने इंटरेस्ट रेट को ना के बराबर रखा हुआ था। इतना ज़्यादा था नहीं, तो लोगों के लिए खर्चा करना जो था वहाँ पे आसान हो जाता था। क्रेडिट कार्ड पे चलता था, इसी वजह से पहले भी क्रैश हुए हैं यहाँ पे। तो ये यूएस का जो सिस्टम है वो चलता है। आपसे अगर मैं पूछूंगा या किसी से भी आप पूछोगे, और सेम चीज़ यूएस के वहाँ भी अप्लाई हो रही थी कि स्पेंड बढ़ गए हैं लोगों के। भाई आज की डेट में सबका क्या बोलना है कि खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी जो है कम है, मतलब स्पेंड हम लोग ज़्यादा करते हैं और जो इनकम है वो हमारी कम है। अब सेम चीज़ जो है वो यूएस के साथ भी चल रही है। अब यूएस का जो क्या हो जा रहा है, खर्चा ज़्यादा होता है, कमाई उतनी नहीं है, तो उस वजह से जो डेट है उसका वो बढ़ता जा रहा है। डेट कहाँ पहुँच गया था? 33 ट्रिलियन तक, 33-34 कुछ ट्रिलियन का नंबर है, वहाँ तक जो डेट है उनका वो पहुँच गया। अब क्या होगा भाई, जैसे जैसे डेट उनका बढ़ता रहेगा, अब वो वापस भी तो देने हैं, वापस मिलने के लिए कुछ होता नहीं है। अब क्या करें इससे बचने के लिए? तो अब इससे बचने के लिए ये करना पड़ता है कि आपको नए बॉन्ड्स यहाँ पे इशू करने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डेट पहली बार तो बढ़ा नहीं है, डेट तो पहले से बढ़ रहा है, तो इन्होंने पहले भी अपने बॉन्ड्स इशू करे होंगे। अब हो क्या रहा है आप समझो, नए जब बॉन्ड्स आ रहे हैं तो जो पुराने बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यू हो जा रही है यहाँ पे कम। क्यों? क्योंकि नए बॉन्ड्स, जब भी कोई नई चीज आएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो पुरानी चीज है उसकी वैल्यू हो जा रही है वहां पे कम। दूसरी चीज, आप लोगों को अगर याद होगा, हमने एक बार बात करी थी इस बारे में कि जो यूएस की रेटिंग है उसको नीचे घटा दिया गया था वहां पे, उसका भी इंपैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। क्या होता है कि जब भी आपको ये नए बॉन्ड्स रेस करने होते हैं तो उसके लिए आपको यील्ड की जरूरत पड़ती है, और उनकी रेटिंग कम होने की वजह से। दूसरा है इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से बढ़ा है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोग लोन नहीं ले रहे हैं। जो कंपनीज को अपने फंड की जरूरत है, कंपनीज उतनी फंड नहीं ले पा रही है। क्यों? क्योंकि भाई अगर लोन ज्यादा है और कंपनी वहां से लेगी तो उनकी अर्निंग पे भी फर्क पड़ेगा ना। ये सारी चीजों की वजह से यूएस की रेटिंग पे फर्क पड़ा। अब जब यूएस की रेटिंग पे फर्क पड़ा तो जब ये बॉन्ड्स रेस करने की बात आई, उस रेस करने में हाई यील्ड इनको देनी पड़ी। इसी चीज को हमने 1-2 दिन पहले भी कवर किया था। इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ कि जो पुराने बॉन्ड्स हैं उनका सेल ऑफ होने लगा। कुल मिला के इतना सिंपल सी चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये जो डेटा आप देख रहे हो ना, ये डेटा उसी से रिलेटेड है कि जो बैंक्स हैं उनके पास जो पुराने बॉन्ड्स पड़े हैं वो पुराने बॉन्ड्स को बेच रहे हैं। अब वो पुराने बॉन्ड्स को बेचने की वजह से जो बैंक्स हैं उनकी हालत हो गई खराब, और उनके ऊपर तकरीबन ये भी अलग अलग जगह पे नंबर है, कई जगह पे 400 है, कई जगह पे 450 है, कई जगह पे 500 है। तो मैं मान रहा हूं 400 से 500 बिलियन डॉलर का जो बैंक्स है उनके ऊपर नुकसान होगा। यहाँ पे 400 से बिलियन डॉलर का यहाँ पे नुकसान होगा इन बॉन्ड्स की वजह से। और वही हमारी अगली चीज है। ऐसा ही कुछ हुआ था जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। वो टाइम पे भी सेम कुछ ऐसी चीजें हुई थी कि जो 10 साल के और जो 30 साल के बॉन्ड्स थे वो ड्रॉप हो रहे थे, और वही क्राइसिस हुआ था 2008 का। और उसी 2008 के क्राइसिस को अभी यहाँ पे जो यूएस में चीजें हो रही हैं उसके साथ में जोड़ा जा रहा है। और अगर ये चीजें होती हैं तो एक और क्रैश जो है हमारे सामने यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। यही चीज़ें आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा था, जिसके लिए पूरी की पूरी जो पहले स्टोरी है वो यहाँ पे समझानी पड़ी। तो आई होप जो समझाना चाह रहा था वो आपको है यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया, जो मैं आपको ये बॉन्ड मार्केट का और यील्ड का सब समझा रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे चल रही है कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट देखते हैं ना तो वो बहुत अच्छी जगह पे देखने को मिल रहा है, पर अगर आप यूएस मार्केट की बात करते हैं तो ये जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों की वजह से वो एक ख़राब शेप में दिखाई दे रहा है। और अगर वो ख़राब शेप में आता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस के स्टॉक मार्केट पे। और अगर यूएस के स्टॉक मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका फर्क क्रिप्टो करेंसी पे भी देखने को मिलेगा। तो जो हमें ये पॉजिटिव चीज़ दिखाई दे रही है वो नेगेटिव में बदल सकती है। हम लोग ब्लैक रॉक के ETF के बारे में बात कर रहे हैं, पर अगर यूएस में क्राइसिस आए
तो वो ब्लैक रॉक पे भी इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो ये चीज़ें किस तरीके से आने वाले टाइम में होंगी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कल जो ये जॉब का नंबर आया था ये बहुत पॉजिटिव था, और अगर आप ये नंबर आप समझो ना, 2 लाख से कम की उम्मीद है और 3 लाख से ऊपर का नंबर आ रहा है, तो ये बिटकॉइन के प्राइस को एकदम से रैली लेनी चाहिए थी। उसने रैली ली भी, लेकिन वो रैली नहीं ले पा रहा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। ये रैली की वजह से एफओएमसी की मीटिंग और ऊपर से यूएस का क्राइसिस, तो सिचुएशन जो इस समय बनी हुई है ना वो बहुत अजीबोगरीब बनी है। नॉर्मली अगर हम लोग पास में देखते थे तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी, या तो यूएस मार्केट में कुछ चीज़ें सिस्टम होती थी या क्रिप्टो में होने वाला होता था, पर अभी बहुत अलग चल रहा है। क्रिप्टो मार्केट बुलिश की तरफ चल रहा है, पर यूएस मार्केट जो था वो थोड़ा अलग की तरफ चल रहा है। देखो, बुलिश का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत नीचे चला गया, 4-5 हज़ार डॉलर चला गया तो आप बोलोगे ना बहुत बड़ा वो मचिया, नहीं। लॉन्ग रन पे अगर हम लोग देखेंगे तो वो मचा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये किस तरीके से हैंडल होता है। उस पे एक और बड़ी चीज, देखो 2 चीजें मैंने आपको बता दी, अब तीसरी बड़ी कहानी क्या है, वो है यूएस का इलेक्शन जो 2024 में होने वाले हैं। क्या कोई गवर्नमेंट ये चाहेगी कि वो जैसे ही आई है और उनके आते ही कुछ इस तरीके के बड़ा क्रैश देखने को मिले? वो भी नहीं होने वाला, तो वो पता नहीं क्या करेंगे। अब उस पर भी ये थ्योरी आ रही है कि शायद वो फिर से प्रिंटिंग शुरू कर दें कि भैया छोड़ो, इंटरेस्ट रेट जहां जा रहा है उसको करो, कम करो, लोगों को पैसा दो, थोड़े टाइम के लिए शांति करो। ऐसा ना हो जाए कि जैसी गवर्नमेंट आई हमारी और उल्टा आती गवर्नमेंट के जाने का नंबर आ जाए, कुछ पड़ जाए। तो चीज़ें ना बहुत क्रिटिकल सी हो रखी हैं यहाँ पे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। उस लिहाज से आने वाला टाइम ना बड़ा अनएक्सपेक्टेड जाने वाला है। अगर ये चीज़ें हम जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, अगर मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ और वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिख रहा होने वाली हैं, तो उस हिसाब से बड़ा क्रैश आपको देखने को मिलेगा। पर जो क्रिप्टो करेंसी में चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ी सी अलग चल रही है। पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबल लेवल पे चीज़ों को क्या चल रहा है, कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को देख के करें। जब आपको लगता है कि नहीं यार वहाँ चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब इसमें कई लोग ये बोलते हैं कि यार क्या यूएस का मार्केट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने एक आर्टिकल देखा था, डॉलर के कंपैरिजन में मैक्सिमम कंट्रीज की करेंसी गिर चुकी है। तो यूएस अपने आप में बहुत पावरफुल है, और अगर वहाँ पे कुछ होता है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर कहाँ है? यूएस के अंदर है। तो सारी चीज़ों पे जो है क्रिप्टो करेंसी पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पर आपको ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई अब तो ये आने वाला है तो ऐसा ही होगा। मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं, क्योंकि कई जगह मैं देख रहा हूँ लोग लगे पड़े हैं यहाँ पे, अरे अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। पर ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है वो चीज़ भी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समझ में आई सारी चीज़ें? तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, तो आई होप चीज़ें जो है आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। आया नहीं आया कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और जो नहीं समझ में आया वो भी बताना। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आप लोगों को और आसानी के साथ चीज़ें जो है यहाँ पे समझा सकूँ। डराने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे मार्केट गिरे, मेरे नेगेटिव बोलने से मार्केट गिरने वाला नहीं है, मेरे पॉजिटिव बोलने से मार्केट गिरने वाला नहीं है। पर जो चीज़ें हैं वो समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था गाइस हमारा आज का एक इंपॉर्टेंट वीडियो, जो मुझे लगा ज़रूर आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है यहाँ पे। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।